हेलो दोस्तों। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ट्रॉफी उठाने के बाद डब्ल्यूपीएल में बारी है आईपीएल की। तो ऑलरेडी मैंने आई थिंक 4 टीमों के बारे में आपको बता दिया है। अब बारी है पांचवी टीम, और पांचवी टीम है आर्मी केकेआर। ये 2 टाइम चैंपियन है आईपीएल में। गौतम गंभीर आई थिंक जिन्होंने 2 टाइम्स चैंपियन बनाया था इसको 2012 और 2014 में, उनकी रिटर्न हो रही है आज मेंटोर इस टीम में 2024 के सीजन के लिए। तो इस बार तो उम्मीद वही करेंगे कि इस बार एक तरीके से जो फॉर्च्यून है वो चेंज हो, और गौतम गंभीर जिस तरह से कप्तानी में एक तरीके से टीम को लीड कर रहे थे, एज अ मेंटर भी एक तरीके से यहाँ पे टीम को उसी राह में लेके चले। और 2014 के बाद से जहाँ पे आई थिंक केकेआर की टीम ट्रॉफी उठाने में एक तरीके से असफल रही है। हालांकि 2021 में फाइनल जरूर खेले थे, बट उसके अलावा आई थिंक बाकी सीजनों में काफ़ी कुछ खास नहीं किया है। तो यहाँ पे बेहतर करने की उम्मीद करेंगे, और फाइनल 2024 में 10 साल बाद एक तरह से ट्रॉफी उठाने की कोशिश करेंगे। तो उसी टीम के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक कोलकाता की बात है, आई थिंक जब भी आप केकेआर की एक तरह से बात करोगे तो फिर आप गौतम गंभीर का नाम जरूर लोगे, क्योंकि वो दो अगर आप साल उठा दो, वो 2 ट्रॉफी उठा लो 2012 और 2014 में, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ केकेआर के पास है नहीं दिखाने को। हालांकि हमेशा से एक बहुत अच्छी टीम रही है, काफ़ी एक तरीके से अच्छे प्लेयर इस टीम में आए हैं, बट समहाउ वो जो एक तरीके से पोडियम है वहाँ तक एक तरीके से फिनिश नहीं कर पाए हैं। जैसा ही कहा कि 2021 में लास्ट टाइम आए थे आई थिंक ऑन मॉर्गन की कप्तानी में, बट 2021 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है, और उससे पीछे भी अगर आप देखो आई थिंक 1-2 साल बहुत ज़्यादा खराब गए थे जब आई थिंक दिनेश कार्तिक कप्तानी कर रहे थे, और आई थिंक एक आधा सीजन में उनको मिड सीजन में एक तरह से कैप्टनसी से छोड़ना पड़ा था। तो आई थिंक ये चीज़ें हुई है। और जैसा कि अभी बोल रहा था कि गौतम गंभीर की अगर बात करें, आई थिंक उन्होंने जितने भी सीजन यहाँ पे कप्तानी की है, आई थिंक वहाँ पे लग रहा था कि जैसे केकेआर की मुंबई और चेन्नई को एक तरह से टक्कर दे रही है। लेकिन आप गौतम गंभीर से पहले की केकेआर को देखो या गौतम गंभीर के बाद की केकेआर को देखो, तो बहुत ज़्यादा आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। हमेशा से एक तरह से मिड टेबल टीम रही है। हालांकि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेयर इस टीम में रहे रिसेंट टाइम्स में, चाहे आप आंद्रे रसल की बात करें या सुनील नारायण की बात करें। पिछले कुछ सीजन में आप देखो तो वहाँ पे नीतीश राणा, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर भी गए हैं, बट समहाउ टीम कहीं ना कहीं एक तरीके से वो नंबर 5-6 पे एक तरह से आके रुक जाती है। तो बहुत ज़्यादा आगे वो गए नहीं है, बट इस बार क्योंकि गौतम गंभीर की कमबैक हो रही है, तो फाइनली केकेआर एक तरह से उम्मीद ये कर सकती है कि इस बार कॉर्बोल और वो जीत वो डेफिनेटली एक तरह से होगा, और वो एक तरह से आखिरी 2 में एक तरह से जाके पहुंचेंगे और ट्रॉफी 26 मई को एक तरह से उठाएंगे। तो उसी टीम के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हर एक वीडियो में एक तरह से हम करते हैं, इनिशियली अगर आप देखो तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, रिटेंशन और ऑक्शन के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद अभी के लिए एक तरह से स्ट्रैटेजी की और जो प्लेइंग 11 बन सकती है इनिशियली फर्स्ट गेम से लेके, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए केकेआर वो फ्रेंचाइजी थी जिसने कि काफ़ी खिलाड़ियों एक तरह से छोड़ दिया था, और काफ़ी कम रिटेंशन एक तरह से किए थे। आई थिंक कितने 13 खिलाड़ी को सिर्फ उन्होंने एक तरह से रखा था, और 12 खिलाड़ी को छोड़ा था। 12 स्लॉट एक तरह से अवेलेबल थे, जिसमें कि 4 ओवरसीज थे, और 32.7 करोड़ उनके पास अभी भी एक तरह से मौजूद थे ऑक्शन से पहले। तो जिन जिन खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन किया था उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो श्रेयस अय्यर, जो कि एक तरह से पिछले सीजन में इंजरी के चलते बाहर थे, नीतीश राणा ने कैप्टनसी की थी, बट क्योंकि इस सीजन उन्होंने श्रेयस अय्यर को रिटेन किया था, तो ये उम्मीद था कि उनको कप्तान बनाएंगे, और वही चीज़ हुआ है। तो श्रेयस अय्यर कप्तान है, बाकी नीतीश राणा आई थिंक ये वाइस कप्तान के रूप में रहेंगे। इसके अलावा रिंकू सिंह ऑब्वियसली आई थिंक इस समय आई थिंक सबसे हॉट प्रॉपर्टी है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए T20 फॉर्मेट में, तो वो आज फिनिशर वहाँ पे रहेंगे। फिर रहमानुल्लाह गुरबाज विकेट कीपर बैट्समैन, अफगानी ओपनर, आई थिंक पिछले सीजन में कुछ मैचेस खेले थे, अच्छा भी किया था, उनके साथ कंटिन्यू रखा है। फिर वेंकटेश अय्यर, अनुकुल रॉय है, आंद्रे रसल, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, ये 2 यंग इंडियन पेसर के ऊपर इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा सुनील नारायण, ये एक तरीके से हमेशा से केकेआर में ही रहे हैं। फिर सुयश शर्मा लेग स्पिनर, वरुण चक्रवर्ती अनदर मिस्ट्री स्पिनर विद सुनील नारायण, फिर जैसन रॉय। हालांकि जैसन रॉय की रिसेंट अपडेट ये है उन्होंने पुल आउट कर लिया है आईपीएल 2024 से, और ये ज़्यादातर इंग्लैंड के प्लेयर करते हैं। दिल्ली के बारे में बताते हैं कि हैरी ब्रूक ने किया था, और इनके टीम के साथ ऐसा है ऑलरेडी आई थिंक एक गेंदबाज गस अटकिंसन, आई थिंक इन्होंने भी एक तरह से अपने आप को अवेलेबल नहीं किया था, तो उनके जगह पे इन्होंने दुश्मन से चमीरा को रिप्लेसमेंट लाए थे, और यहाँ पे जेसन रॉय के जगह पे फिल सॉल्ट अनदर इंग्लिश ओपनर जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है उनको लाए हैं। आई थिंक बेटर पिक है।
इन टर्म्स ऑफ जो एक तरीके से वो स्टेबिलिटी देंगे केकेआर की मैनेजमेंट को। आई थिंक जब प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे वहाँ पे आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कैसे फिल शॉर्ट जो कि जेसन रॉय से आई थिंक बेहतर विकल्प होंगे। तो ये कुछ खिलाड़ी उन्होंने एक तरह से रिटेन किए थे और जैसा कि कहा कि काफ़ी सारे खिलाड़ियों को रिलीज भी कर दिया था। नारायण जगदीशन जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, आई थिंक तमिलनाडु से चेन्नई के भी पार्ट रहे हैं, बट ज़्यादा मैचेस मौका नहीं मिला एक तरह से खेलने का। आई थिंक पिछले सीजन में कुछ मैचेस जरूर खेले थे केकेआर के लिए, बट उस हिसाब से वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे। इसके अलावा लिटन दास, अनदर विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम बांग्लादेश, इन्होंने भी आई थिंक एक दो मैचेस खेले, बट क्योंकि इनके पास गुरबाज ऑलरेडी थे तो शायद उसी वजह से उनको छोड़ दिया क्योंकि उस हिसाब से यूटिलाइज नहीं कर पाते। शाकिब अल हसन, अनदर बांग्लादेशी ऑलराउंडर, उनको भी इन्होंने एक तरह से रिलीज कर दिया था। फिर डेविड हुइज है, ये साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर रह चुके हैं, अभी के टाइम पे आई थिंक एसोसिएट नेशन नमीबिया के एक तरीके से पार्ट है, तो वर्ल्ड कप भी आई थिंक नमीबिया की तरफ से खेला है, तो उनको रखा था बट अगेन उनको रिलीज कर दिया है। फिर मनदीप सिंह टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, काफ़ी फ्रेंचाइजी का पार्ट रह चुके हैं, बट उनको वो यहाँ पे फिट नहीं कर पा रहे थे। फिर कुलबंद केजरोलिया, लेफ्ट आर्म सीमर, लॉकी फर्गूसन को भी एक तरह से रिलीज कर दिया था। लॉकी को एक तरह से आरसीबी ने खरीद लिया। उसके बाद उमेश यादव, एक्सपीरियंस पेसर, उनको भी उन्होंने जाने दिया। टीम सऊदी को भी जाने दिया। शार्दुल ठाकुर को काफ़ी बड़े अमाउंट में एक तरह से आई थिंक दिल्ली से ट्रेड किया था, बट उनको भी जाने दिया है। फिर आर्या देसाई और जॉनसन चार्ल्स, विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम वेस्ट इंडीज, तो काफ़ी खिलाड़ियों को उन्होंने जाने दिया था, काफ़ी फॉरेनर्स को। आई थिंक जिनको एक तरीके से रखा था उनको भी जाने दिया था, और जिनको रिप्लेसमेंट के तौर पर लाए थे उनको भी जाने दिया था। इंडियन में भी आप देखो काफ़ी नाम एक तरह से छोड़े थे, तो उनको तो अच्छी खासी एक तरह से ऑप्शन करनी थी, और 32.7 CR में आई थिंक ठीक ठाक इनके लिए ऑप्शन रहता। तो उसी के बारे में बात करेंगे, जो भी एक तरह से उन्होंने एक तरह से ऑप्शन पिक्स किए हैं। तो जब ऑप्शन में गए इन्होंने एक तरह से ऑल टाइम ऑप्शन रिकॉर्ड तोड़ डाला। बहुत ज़्यादा अमाउंट तो था नहीं, बट एक पर्टिकुलर प्लेयर के पीछे ये गए और इतना गए कि ऑल टाइम आईपीएल रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इतने पैसे में आई थिंक उन्होंने खरीदा है प्लेयरों को कि आई थिंक इंडियन प्लेयर भी एक तरह से सोचेंगे कि मतलब हम भी अगर ऑप्शन में जाएं शायद हम भी इतने एक तरह से करोड़पति बन पाए। नाम है मिचेल स्टार्क, काफ़ी टाइम बाद एक तरह से अपने आप को अवेलेबल रखा आईपीएल के लिए, क्योंकि ज़्यादातर वो अपनी नेशनल ड्यूटी के चक्कर में आईपीएल छोड़ देते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। बट फाइनली क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, जस्ट आफ्टर आईपीएल T20 वर्ल्ड कप है, तो शायद अपने आप को उस फॉर्मेट के लिए फिट रखने के लिए, मैच फिट रखने के लिए उन्होंने एक तरह से आईपीएल में नाम डाला, और जैसे ही नाम डाला करोड़पति बन गए। जैसे उनके कप्तान पैट कमिंस बने थे, 20+ करोड़ वो भी एक तरह से गए थे। तो मिचेल स्टार्क को 24.75 CR, 24.75 करोड़ में खरीदा केकेआर ने, और उनके पास आई थिंक 32-33 करोड़ के आसपास ही हैं। तो जितना भी एक तरह से उनके पास बजट था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने मिचेल स्टार्क को खरीदने में एक तरह से ले लिया, और शायद कुछ सोच के ही लिया होगा कि एक ओवरसीज पेसर जो कि प्रॉपर मैच विनर है इस फॉर्मेट के लिए, व्हाइट बॉल का एक तरह से डेफिनेटली रनअवे मैच विनर है, उसको एक तरह से उन्होंने खरीदा और उन्हीं के इर्द गिर्द एक तरह से टीम बनाया। बाकी प्लेयरों में अगर आप देखो तो एक और फॉरेन प्लेयर उन्होंने लिया, सेफ्रन रदरफोर्ड, ये ऑलराउंडर है, हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर, तो आंद्रे रसल के बैकअप के रूप में रहेंगे। इसके अलावा आप देखो मुजीबुर रहमान, अफगानिस्तान के मिस्टर स्पिनर, उनको भी लिया है, तो ऑलरेडी उनके पास 2 मिस्टर स्पिनर है, बट तीसरा भी ले लिया है। शायद ये सुनील नारायण के बैकअप हो सकते हैं। और फिर गस अटकिंसन, जैसा ही कहा कि इनको भी लिया था, बट बाद में इन्होंने एक तरीके से उनको रिप्लेस भी किया है दुश्मन चमीरा से। इंडियन प्लेयरों में देखें तो मनीष पांडे की भी घर वापसी हुई है, और मनीष पांडे के साथ ऐसा है कि जहाँ जहाँ गौतम गंभीर होते हैं वहाँ वहाँ वो उनको लेके चलते हैं। आई थिंक मनीष पांडे को लखनऊ में आई थिंक उन्होंने लिया था जब वो लखनऊ के मेंटर थे 1 साल के लिए, आई थिंक 2022 के सीजन में शायद लिया था, अगले सीजन में वो छोड़ दिया था, वो दिल्ली चले गए थे। बट यहाँ पे जब वो ऑक्शन में दोबारा आए तो आई थिंक गौतम गंभीर ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है, मे बी एज ए बैकअप ऑप्शन। आई डोंट थिंक कि स्ट्रेट उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा रखेंगे, हाँ इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज़ कर ले तो अलग चीज़ है, बट आई थिंक कि एक बैकअप प्लेयर है। इसके अलावा रमनदीप सिंह 20 लाख में मिले हैं, आई थिंक अच्छे पिक है ये। आई थिंक कुछ मैचेस में मुंबई की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिए थे, ऑलराउंडर है, और आई थिंक मनीष पांडे से ज़्यादा आई थिंक मुझे लगता है कि बेहतर यूटिलिटी ये रमनदीप सिंह दे सकते हैं अगर उनको नंबर 7 पे खिलाते हैं। इसके अलावा शाकिब हुसैन, ये इंडियन ही है, 20 लाख में गए हैं। अंग्रेज रघुवंशी अगेन 20 लाख। फिर श्रीकर भरत को 50 लाख में लिया है बैकअप विकेट कीपर के ऑप्शन के रूप में। और इसके अलावा चेतन साकरिया, अनदर इंडियन पेसर, उनको 50 लाख में लिया है। तो आई थिंक ये कुछ प्लेयर उन्होंने खरीदे हैं, और जब मैं इनकी टीम को देखता हूँ तो मुझे ठीक ठाक टीम दिखती है। जो उन्होंने रिटेन किए थे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आई थिंक वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे।
और काफ़ी बड़े मैच विनर्स हैं, और जो भी आई थिंक उन्होंने ऑक्शन से भी खरीदा है तो सोच समझ के ही खरीदा है। तो जहाँ तक इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, आई थिंक पहला तो मैं मानूंगा डेफिनेटली कि इनके पास बहुत ही अच्छा इंडियन साथ ही ओवरसीज स्कोर है। जो भी इनके पास इंडियन स्पेशली बैटिंग में देखो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, नीतीश राणा हो, रिंकू सिंह हो, मनीष पांडे को भी ले लो, इवन वेंकटेश अय्यर, उनके पास एक्सपीरियंस आ गया है और सारे के सारे क्वालिटी प्लेयर्स है। साथ में ओवरसीज भी देखोगे तो एक्सपीरियंस के साथ साथ आई थिंक मैच विनिंग एबिलिटी भी है, चाहे आंद्रे रसेल हो, सुनील नारायण हो, मिचेल स्टार्क हो। आई थिंक बहुत अच्छी उनके पास अभी आई थिंक फॉरेन और इंडियन की मिक्स है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनके पास एक तरह से मौका है कि इस बार के आईपीएल में अच्छा करने का, और स्पेशली जब गौतम गंभीर कमबैक कर गए हैं, उनके पास बहुत अच्छा एक तरह से तजुर्बा है आईपीएल का, और साथ ही इस फ्रेंचाइजी के साथ भी कि किस तरह से इन्होंने इस फ्रेंचाइजी को लीड किया था और किस तरह से उन्हें चैंपियन बनाया था। तो मोस्ट लाइकली उसी प्रोसेस को दोबारा से अपनाने की कोशिश करेंगे, बट दिस टाइम आज मेंटोर गाइड करेंगे इनका जो कोच और कप्तान है चंद्रकांत पंडित जो कि कोच है, और श्रेयस अय्यर जो कि कप्तान है। तो डेफिनेटली उनकी मदद करेंगे और अपनी इनपुट्स ज़रूर देंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक एडेड इनके पास एक तरीके से एडवांटेज है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे खासे उनके पास स्ट्रेंथ है। फिर वीकनेस की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़े से इन टर्म्स ऑफ बैकअप इनके पास कम है। जो बैकअप प्लेयर्स का एक तरीके से सोर्सेस है इनके पास थोड़े से कम है, उतने क्वालिटी बैकअप प्लेयर्स नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन पेसर में देखो, तो इंडियन पेसर में इनके पास हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, चेतन साकरिया, यही सब है जो कि इनएक्सपीरियंस है। अगर तो सपोज इनका अगर स्टार्ट अच्छा नहीं होता है तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई सीनियर इंडियन पेसर बैठा है तो उनको एक तरह से खिला दे। और जहाँ तक ओवरसीज की भी बात करें तो मिचेल स्टार्क के ऊपर आप डिपेंडेंट रहोगे। आंद्रे रसेल ऑलराउंडर के तौर पे आई थिंक आप उनसे एक तरह से उम्मीद करोगे, लेकिन अगर वो नहीं चले फिर आपके पास बहुत सारा ऑप्शन नहीं है। आई थिंक अगर ये जो कंडीशन है जो पिच है ईडन गार्डन्स की, उसको अगर स्पिन फ्रेंडली बनाते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी क्वालिटी स्पिनर है, और अगर वो जैसे चेन्नई यूज़ करती है अपनी सरफेस को थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बना के, अगर वैसा कुछ करते हैं, आई थिंक ये वन ऑफ द टॉप क्वालिटी स्पिन अटैक है, जिसमें वरुण चक्रवर्ती, श्रेयस शर्मा, सुनील नारायण, मुजीबुर रहमान, अलुकर रॉय, इवन नीतीश राणा बॉल डाल सकते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्पिनर। तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर वो चीज़ करने वाले हैं। अगर वो चीज़ नहीं करते हैं फिर आई थिंक इनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि समाव मुझे लगता है कि इंडियन गेंदबाजी स्पेशली पेस डिपार्टमेंट थोड़ी सी हल्की है। और जहाँ तक फॉरेनर की बात करें तो मिचेल स्टार्क के अलावा आपके पास वैसा कोई गेंदबाज नहीं है जिससे कि एक तरह से आप उम्मीद लगा के रखो। जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, आई थिंक स्ट्रैटेजी इनकी यही है कि जैसा कि बोला, अभी स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाए और अपने स्पिनरों को बढ़िया तरीके से यूज़ करें, और इनके पास ठीक ठाक बैटिंग है। आप टॉप ऑर्डर देखोगे, मिडिल ऑर्डर देखोगे, लोअर मिडिल ऑर्डर देखोगे, बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है। आई थिंक एक जो इनके पास दिक्कत आएगी वो है कि किस तरह से अपने पेसर को यूज़ करते हैं। तो मे भी हो सकता है कि आप स्पिनरों को एक तरीके से देखो कि वो पावर प्ले में और डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए, क्योंकि इनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है उन मामलों में। बट अगर ऐसा ही कहा कि स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाते हैं और अपने स्पिनरों को एक तरह से हथियार करके यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली सामने वाले टीम के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज एक तरह से क्रिएट करेंगे। आई थिंक मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि किस तरह से ईडन गार्डन का सरफेस बनाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने देखा है कुछ एक दो सीजन में काफ़ी यहाँ पे एक तरह से फ्लैट सरफेसेस मिले हैं जिसपे कि रन बहुत ज़्यादा बने हैं। उनके स्पिनरों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मदद नहीं रहा है, बट क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार आई थिंक डेफिनेटली वो प्लान चेंज करेंगे। तो लेट्स सी। और जहाँ तक प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें, जो कि मुझे लगता है कि एक तरह से उतार सकती है केकेआर की टीम, तो उसमें देखो कि वेंकटेश अय्यर को आपको ओपन कराना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कुछ आप सोचेंगे नहीं उसके बारे में, उनका बेस्ट स्पॉट ओपनिंग है, वहाँ पे उनको खिलाइए। और दूसरा ओपनर आई थिंक मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि फिल सॉल्ट और जेसन रॉय के बारे में, क्योंकि जब जेसन रॉय और गुरबाज थे तो आपको बेटर विकल्प जेसन रॉय लग रहे थे, बट द मोमेंट आप जेसन रॉय को खिलाते फिर आपको एक विकेट कीपर भी चाहिए था, जिसके लिए कि आप श्रीकर भरत को आपको डेफिनेटली खिलाना पड़ता। तो वहाँ पे वो आई थिंक डेफिनेटली वो कह सकते हैं दिक्कत होता है केकेआर के लिए कि भरत को कहाँ पे खिलाए, टॉप ऑर्डर में जगह नहीं है, नंबर 6-7 पे खिलाएंगे तो उतना यूज़ नहीं कर पाएंगे एज अ बैटर, तो दिक्कत होती। तो ऐसे में आप गुरबाज को प्रेफर करते रॉय से ऊपर, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर होता है, क्योंकि जेसन रॉय इज़ अ बेटर बैट्समैन दैन गुरबाज। बट क्योंकि जेसन रॉय ने एक तरह से पुल आउट कर लिया और उसके बाद आपने फिल सॉल्ट को लिया है, जो कि अगेन एक विकेट कीपर बैट्समैन है, और जब आप कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। जिस अंदाज में गुरबाज बैटिंग करते हैं उसी अंदाज में फिल सॉल्ट भी बैटिंग करते हैं। और फिल सॉल्ट का भी अपने पिछले सीजन में देखा था कि 2023 में जब वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपन कर रहे थे तो वो तगड़ी बैटिंग कर रहे थे, और क्योंकि वो विकेट कीपर है तो फिर आपको भरत को भी खिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि एयर के साथ फिल सॉल्ट ओपन कर लेंगे।
फिर नंबर 3 और 4 पे आई थिंक आपके दोनों कप्तान और वाइस कप्तान रहेंगे श्रेयस अय्यर और फिर नीतीश राणा। और आई थिंक ये एक्सचेंज भी कर सकते हो आप बैटिंग ऑर्डर कि सपोज जैसे कि राइटी आउट हुआ, फिल शॉर्ट आउट हुए तो आप अय्यर को भेज देना, या फिर अगर वेंकटेश अय्यर आउट होते हैं तो फिर आप नीतीश राणा को भी भेज सकते हो, कंसिडरिंग कि आपको एक तरह से लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन चाहिए। या फिर नॉर्मल भी चाहो तो अय्यर को 3 और राणा को 4 रख सकते हो। फिर नंबर 5 पे रिंकू सिंह, प्रॉपर पोजीशन उनके लिए हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 पे आंद्रे रसल और 7 पे आई थिंक मैं तो रमनदीप सिंह को खिलाना चाहूँगा। एक ऑलराउंड आपको एक तरह से ऑप्शन मिल जाएगा। और फिर आपको खिलाना है 4 गेंदबाज, जिसमें कि 2 स्पिनर होंगे, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, और फिर 2 पेसर। सपोज कि आप हर्षित राणा और वैभव अरोरा को खिला रहे हो, फिर आई थिंक ये लगता है कि जैसे पहले बैटिंग टीम है और बाद में जब आप एक तरह से बॉलिंग करने आओगे तो फिर आई थिंक एक ओवरसीज स्लॉट खाली है जिसमें कि आप मिचेल स्टार्क को एज इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर लोगे। तो आपके पास अच्छे खासे बॉलिंग ऑप्शन भी हो जाएंगे, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोरा, हर्षित राणा, फिर आंद्रे रसल भी बॉलिंग करेंगे, और रमनदीप सिंह भी अगर है तो वो भी आई थिंक मीडियम पेस डालते हैं। फिर आपके पास 2 स्पिनर ही है, आई थिंक आपके पास नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों ही है, और फिर नीतीश राणा भी बॉल डाल सकते हैं। और लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाएंगे या स्पिन फ्रेंडली विकेट पे खेल रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि आप अनुकुल रॉय को खिला सकते हो रमनदीप सिंह के जगह पे, क्योंकि वो भी आई थिंक ऑलराउंडर है। या फिर आप एक पेसर कम करके, मतलब कि वैभव अरोरा या फिर हर्षित राणा में से किसी एक को ड्रॉप करके आप श्रेयस शर्मा को भी खिला सकते हो, क्योंकि वो लेग स्पिन डाल के दे देंगे। तो आई थिंक ये कुछ कॉम्बिनेशन आई थिंक केकेआर जो कि ट्राई कर सकती है। हालांकि एक और चीज़ भी मुझे लगता है कि बिल्कुल एक तरीके से हमें बाहर करनी नहीं होगी वो ऑप्शन, क्योंकि गौतम गंभीर ने आई थिंक वो चीज़ की थी केकेआर में, क्योंकि जब सुनील नारायण खेल रहे थे उस टीम में इनिशियल ईयर, आप देखो केकेआर में आए थे और गौतम गंभीर कप्तान बने थे, तो उन्होंने उनसे ओपन कराया था, कभी क्रिस लिन के साथ तो कभी खुद गौतम गंभीर ने अपने साथ ही उनको ओपन कराया, और उनको फ्री लाइसेंस मिलता था कि आप जाओ और पावर प्ले में एक तरह से आप मतलब खूब पिटाई करो, और जितना भी एक तरह से आप आड़ करोगे रन एक तरह से 20, 25, 50, वो एक तरीके से बोनस होगा केकेआर के लिए। और उन्होंने काफ़ी अच्छी भी बैटिंग की थी, स्पेशली आरसीबी के अगेंस्ट कुछ मैचेस याद आ रहे हैं जहाँ पे ज़बरदस्त बैटिंग की थी सुनील नारायण ने, तो हो सकता है कि वो चीज़ भी वो कर दे। हालांकि अभी कितनी एक तरह से उनके पास वो एक तरीके से एबिलिटी है कि वो पावर प्ले में जाके हिटें लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टीमों ने एक तरह से उनको टैकल करना एक तरह से स्टार्ट कर दिया था। कोई भी आई थिंक लीग में ओपन कर रहे थे तो फ्रेंचाइजी ने उनके बारे में एक तरीके से प्लान बना लिया था कि इसको इस तरह से आउट करना है। तो मुझे लग रहा है कि शायद वो चीज़ अभी ना करें, बट वो एक तरह से ऐसा ऑप्शन है जिसको आप बाहर नहीं कर सकते। क्या पता आपको फिल शॉर्ट और क्या नाम है उनका, सुनील नारायण ओपन करते हुए दिखे, तो आई थिंक वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो खैर ये एक तरह से केकेआर की बात थी। और जहाँ तक प्रेडिक्शन का सवाल है, आई थिंक दे विल मेक टॉप 4। मुझे इस बार लग रहा है कि जिस तरह से गौतम गंभीर की एंट्री हुई है, जिस तरह से उनकी टीम बनी है, एक बहुत अच्छा पेसर का एक तरह से एडिशन हुआ है मिड स्टार्क के रूप में, और जिस तरह से उनके पास स्पिनर हैं, और आई गेस कि वो ईडन गार्डन में स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो टॉप 4 में एक तरह से एंटर करेंगे। ऑन पेपर टीम अच्छी दिख रही है, एक ही प्रॉब्लम बताया कि शायद बैकअप उतने सारे अच्छे नहीं हैं, स्पेशली विद बैटिंग, बट आई स्टिल थिंक कि दे विल मेक टॉप 4, और बहुत चांसेस है, हाई चांसेस है कि इस बार फाइनल में एंटर करें। तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रख सकते हो, आपको क्या लगता है कि केकेआर की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या केकेआर इस बार टॉप 4 में एंटर कर सकती है कि नहीं, उसके बारे में ज़रूर अपना राय रखिए। 23 तारीख को आई थिंक डबल हेडर है, तो रात का मैच आई थिंक एसआरएच के अगेंस्ट ही खेलना है केकेआर को, तो मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस आमने सामने होंगे, तो बहुत एक तरह से मज़ा आने वाला है। तो लेट्स सी, तो इंतज़ार रहेगा उस चीज़ का। तो अगले वीडियो में बात करेंगे एसआरएच की। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।